सभी साथियों को नमस्कार। जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग एक मशहूर शख्सियत मुजफ्फर अली जी पर केंद्रित यह एकाग्र कर रहे हैं और इसमें अलग अलग क्षेत्रों के लोग आकर शिरकत कर रहे हैं। साहित्य से, संगीत से, फिल्म से और दूसरी विधाओं से, थिएटर से, चित्रकला से। मित्रों, आज हम इस एकाग्र की 12वीं कड़ी में हैं और आज हमारे साथ हमारे समय की महत्वपूर्ण लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी। नमस्कार। मालिनी अवस्थी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। मित्रों, मालिनी अवस्थी जी मुजफ्फर अली जी के साथ कई स्तरों पर जुड़ी हुई हैं। मुजफ्फर अली जो विश्व सूफी संगीत का आयोजन करते हैं और जिसकी कई कड़ियां दिल्ली में और जयपुर में और कुछ अन्य जगहों पर संपन्न हो चुकी हैं, और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, कनाडा आदि देशों के कलाकारों ने इसमें शिरकत की। मालिनी अवस्थी जी वहां भी अपना परफॉर्मेंस दे चुकी हैं और हम लोग जानते हैं कि उनकी आवाज का कैसा जादू है। और जिस लोक तत्व की हम लोग बात करते हैं, जिस लोक संगीत के साथ हमारा समाज गहरे जुड़ा हुआ है और हमारा देश तो इसके लिए खास तौर से जाना जाता है, जहां के कण कण में लोकगीत और लोक संगीत बसा हुआ है। यह अलग बात है कि आज के समय में हम कहीं ना कहीं अपनी उस संस्कृति से कुछ दूर भी होते जा रहे हैं। ऐसे में मालिनी अवस्थी जी का काम कितना महत्वपूर्ण बन जाता है और जिस तरह से हमें कई स्तरों पर अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपनी बोली को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। बार बार उन जड़ों की ओर लौटने की जरूरत है। ऐसे में इस तरह के कलाकार अपना एक विशेष महत्व रखते हैं। आज मालिनी अवस्थी जी हैं। गीत संगीत के भी कई तत्व आएंगे, जब भी आएगा, और जो उसका जो अपना एक रूहानी तत्व है, जो रूहानी तेवर है, जो उसकी अपनी एक अलौकिक जो शक्ति है, जो उसका अपना एक प्रभाव है, हम आज उन सब से भी गुजरेंगे। तो मित्रों, आइए अभी हम मालिनी अवस्थी जी को सुनते हैं और उनसे पहला सवाल यही करते हैं कि मुजफ्फर अली जी से आपकी पहली मुलाकात किस तरह की हुई और क्या उसकी पृष्ठभूमि थी। आप जानते हैं कि ये दोनों अवध की मिट्टी से, उसकी सुगंध से गहरे जुड़े हुए लोग हैं। मालिनी अवस्थी जी, नमस्कार अर्पण जी। नमस्कार। पहले तो मैं आज ये बता दूं कि मुझे बहुत खुशी है कि आज हम बातचीत एक ऐसे शख्सियत के बारे में करने जा रहे हैं जिनके काम को तो बहुतों ने देखा है, सराहा है, जानते और मानते हैं, लेकिन जाती तौर पे बतौर इंसान, बतौर क्रिएटिव आर्टिस्ट वो कैसे सोचते हैं, अ, कैसे काम करते हैं, आज उस पक्ष पे बात करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। आपने पूछा कि मेरी मुलाकात उनसे कैसे हुई, तो ये बड़ी एक कमाल की बात है कि उनसे मुलाकात काफी देर में हुई, इस लिहाज से कि हम भी लखनऊ के ही हैं और वो भी लखनऊ में, लेकिन
हमारी कभी जानती तो थी, मुलाकात देखा भी था एक दूसरे को दूर से, लेकिन बातचीत, एक जो मुलाकात होती है वो नहीं हो पाई थी। और बहुत देर बाद हुई। बहुत एक हम लोगों के जो कॉमन फ्रेंड है, सलीम साहब, उनके घर पे ही, मुझे लगता है ईद, और आज भी ईद है, उसमें ही जाना हम लोगों का हुआ और वहीं पे मुलाकात हुई। और सबने गाने को कहा, और ये बात मेरे ख्याल में होगी 12-15 साल पुरानी। तो मुझे याद है आज भी मैंने कबीर का एक निर्गुण सुनाया, और सुनते ही तुरंत मुजफ्फर अली साहब ने कहा कि आप कहाँ थी। पहली चीज उन्होंने कहा, अभी तक कहाँ थी आप। और दूसरा उन्होंने कहा कि आप हमारे जहान खुसरो में गाइए। अ, इतने सालों से गाना बजाना, मंच पे उसको पेश करना, और क्या गाना है, इसको लेकर हम लोग जिस तरह से सोचते आए हैं, जिस तरह से एक चलन रहा है, ये अपने उस्तादों से भी जो हम लोगों ने सीखा है कि भाई किसका कलाम पढ़ना है, कैसे गाना है, उससे बहुत अलग एक एक्सपीरियंस में अ, मैं प्रवेश करने जा रही थी। इसका मुझे अंदाजा तब हुआ जब फर्ज करें कि ये तय हुआ कि 10 मार्च को प्रोग्राम है, तो उन्होंने कहा कि अब एक बार हम लोग, 1 महीने पहले ही उन्होंने कहा हम लोग मिल लेते हैं, क्या गाएंगे आप। और उसके बाद फिर रिहर्सल्स पे जोर, कि कितना बैठना है, कैसे क्या क्या चीजें करनी है। वो रिहर्सल्स के दौरान जो मेरे ख्याल में सीखने के भी मेरे बहुत खूबसूरत समय रहा है। अ, उनको जानने का भी मुझे एक मौका मिला कि कितने गहरे हैं वो। और जो एक फेस्टिवल उन्होंने तस्वुर किया है, उसको आगाज किया है, शुरू किया है, उसके पीछे उनकी सोच क्या है, कि वो खुद कितने सूफी इंसान हैं, उन उस तरह के गहराई वाले। और आर्टिस्ट तो कोई भी कह सकता है कि कोई, भगवान ने किसी को अच्छी आवाज दी है, किसी के पास अच्छा हुनर है, किसी को पेश करने का सलीका है, लेकिन मुजफ्फर साहब आर्टिस्ट को इस तरह से बुन करके एक किरदार के रूप में वहां भेजते हैं मंच पे, कि मुझको यही लगता है कि एक आपके जो मूल सवाल है, उसके उत्तर में कहूँ तो, कि मुलाकात देर से हुई लेकिन खुशी इस बात की हुई। और एक बार प्रोग्राम का, जैसा मैंने कहा कि जाने खुसरो में उन्होंने दावत दी गाने की, फिर सिलसिला चल निकला। और जो भी गाना बजाना उनके साथ हुआ है, उनके निर्देशन में हुआ है, उनके अम, स- सलाह पे हुआ है, वो तमाम बहुत खूबसूरत चीजें हैं, बहुत खूबसूरत काम हुआ है। जी। वह जो जहान खुसरो की वह शाम है, और वे जो शब्द आपकी कंठ से लोगों तक पहुंचे। कुछ लोगों की इच्छा है, अधिक से अधिक लोग चाहते हैं कि जब उसकी चर्चा चल निकली है, तो क्यों नहीं मालिनी जी को थोड़ी सी तकलीफ दी जाए, और उनसे यह निवेदन किया जाए कि उन्हें कुछ गुनगुनाए। जी। नहीं, तकलीफ तो तो ये बेशक है, क्योंकि बिना साज के, बिना इसके ये तकलीफ तो है। एकदम सही आपने कहा, मुझे खुशी कि आपने इस बात को कबूल किया कि ये तकलीफ है। मैं सिर्फ जी। एक चीज, एक शेर मुझे याद है, जो हमने पहली चीज मुझे लगता है साथ में की, और आज भी उसको इनफैक्ट सुन सकते हैं, क्योंकि अ, बहुत खूबसूरत वो खुसरो की, हर हर्फ है सरमस्ती, हर बात है रिंदाना, छाई है मेरे दिल पर वो नरगिसे मस्ताना, हर हर्फ है सरमस्ती, हर बात है रिंदाना, हर हर्फ है। मुजफ्फर साहब के साथ जब भी कोई चीज गाने की बात तय होती थी, तो पहली बात तो, बाद में जैसा होता है कि एक आपकी रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाती है,
तो वो भी आपको समझने लगते हैं, आप उन्हें समझने लगते हैं। शुरू में तो यही होता था कि वो बताते रहे कि हम ये चीजें करें कैसा रहेगा और इसकी तर्ज कैसी होगी। तो मैं बाजे में बैठ करके धुन अपनी बनाती थी, तो वो साथ में बताते चलते थे कि यदि इसको हम ऐसे करे तो, ऐसे करे तो। और खास बात, जो मुझे लगता है हर आर्टिस्ट जो ग्रो करना चाहता है, अ, उसके लिए इस तरह की सलाह देने वाले लोग अब तो रेयर हैं। और मैंने तो इस पूरे अनुभव का बहुत फायदा उठाया, और इसीलिए मैं मुजफ्फर साहब को, वो हंसते हैं लेकिन मैं उनको उस्ताद का ही दर्जा देती हूँ, क्योंकि अ, लफ्जों को कैसे कहना है, कहाँ तोड़ना है, साथ ही साथ किन चीजों में दोहराव जरूरी है उसे और मानी खेज करने के लिए, और किन चीजों में अ, हिज्जे तोड़ कर बोलने की जरूरत है। अ, कहाँ पर साज बिल्कुल हावी ना हो, लफ्जों को बात करने दें, और तर्ज ऐसी हो, गाने की धुन ऐसी हो जो लफ्ज पे कभी भी हावी ना हो। जो शायरी है, जो ख्याल है एक पोएट का, जो उसका तसव्वुर है, जो वो चाहता है बोला जाए, तो वो कहन आपके शब्दों में आना चाहिए कि आप उसको बोल रहे हैं, आप उसको गा रहे हैं। आप गायकी नहीं, आप उसे कह रहे हैं। तो वो चीजें, मुझे लगता है कि उनका जो तालमेल एक, क्योंकि मैंने सीखा है क्लासिकल, और इन दोनों चीज का एक जो बैलेंस एक निकल कर आता है, वो बहुत कमाल का खूबसूरत एक एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा है सीखने का। और साल दर साल हम लोग तो वेट करते रहे कि जहां जाए, क्योंकि मुजफ्फर साहब के साथ मुझे दिल्ली में, गुड़गांव में, लखनऊ में, श्रीनगर में, जयपुर में उनके सरपरस्ती में गाने का मौका मिला है। और हर बार हम उन रिहर्सल्स की अ, बहुत इंतजार करते हैं, क्योंकि हम ही नहीं, जो पूरा एक म्यूजिशियन सारे इकट्ठा होते हैं वो सब भी, क्योंकि अ, वो खुद भी उन सेशंस को एंजॉय करते हैं। आप यदि लाइव प्रोग्राम चल रहा मुजफ्फर साहब को आप यदि बैठे हुए देखें, तो वो वहां पर नहीं होते। रूह तो नहीं होती, शरीर से वहां होते हैं, वो डूब चुके होते हैं। तो जब इंसान मजा लेने के लिए म्यूजिक का जो एक कह लें, उसमें डूबने के लिए जब वो प्रोग्राम का भी तसव्वुर करे कि हमको नहीं आ रहा तो हमारे सुनने वालों को कैसे आएगा, इस चीज पे बहुत जोर देते रहे वो कलाकारों को। और ये बहुत एक खूबसूरत सिलसिला रहा है, मैं कहूंगी, मुजफ्फर साहब से सीखने का, जानने का। और एक बात होती है कि क्रिएटिविटी को कहते हैं ना कि क्रिएटिविटी नीड्स, हैज नो बाउंड्रीज। मुजफ्फर साहब जीती जागती उसके मिसाल है। मुझे लगता है कि कई बार लोग गमन उमराव जान से मुजफ्फर साहब को एक लिमिट कर देते हैं, उनके पूरे एक जो उनका एक आभा मंडल है, उनका जो पूरा दायरा है, ही इज बियॉन्ड दैट। आप यदि, मतलब कितनी बातें मैं बता सकती हूँ, क्योंकि ये आम लोगों को शायद कभी पता भी नहीं चलेगी। आप घर जाएं उनके, तो घर जाने पे जैसे हमने चप्पल उतारी, दरी पे है, तो पैर रखने के लिए वहां पे जूतियां हैं, तो एक जूता आप, पता चला वो खुद ही बनाया, उन्होंने खुद सिलाया। आपने किसी उनके जूते की तारीफ की, पता चला खुद बनाया उन्होंने। आप उनके घर में जाएं तो आप यदि पेंटिंग्स, कोई बहुत कमाल की पेंटिंग, पता चला वो अधूरी है क्योंकि खुद पेंट कर रहे हैं उसको, तो वो इज अ जीनियस, ही इज अ जीनियस। जो उनका जो कुटवारा फैशन स्टाइल में भी जो आप उनका एक टच देखते हैं, तो ही इज अ ट्रू, ही इज अ बॉर्न आर्टिस्ट। कहाँ पर एस्थेटिकली कैसे चीजें होनी चाहिए, मंच, स्टेज, सब चीजों को वैसे ही तैयार कर देना। और मीरा जी और वो मिलकर के तो इतनी बड़ी फोर्स है एक साथ। मैं यहाँ पर एक, कई किस्से हैं। एक तो जरूर बात बताना चाहूंगी कि श्रीनगर में प्रोग्राम था हम लोग का, और उस समय पहले ये था कि प्रोग्राम बाहर आउटडोर में होगा। जिस तरह से मुजफ्फर साहब, मीरा जी प्रोग्राम करते हैं अपने, वो अ, एक एक्सपीरियंस होता है देखना। शमाएं जल रही हैं, बैकग्राउंड, लाइट, कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग, वो एक ऐसा दृश्य नजारा क्रिएट करते हैं कि जब आप गाना सुने तो आपके लिए वो पूरी तरह से, जो देख भी रहे विजुअल ट्रीट, वो आप वहीं पहुंच जाए। तो आखिरी समय, आखिरी दिन ये हुआ कि
बाहर प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, टेरर थ्रेट्स थी जो थी। और जो वहां पे ऑडिटोरियम है जो सबसे खूबसूरत, उसका नाम है एसके शेर, क्या नाम है, जो उन पर बहुत शानदार ऑडिटोरियम है। तो वहां पे एसके ऑडिटोरियम कार्यक्रम का हुआ, और एक दिन से भी कम वक्त था, उतनी देर में उन्होंने कैसे टेलर्स दर्जी बुलाकर कैली सैटिन की पाइप पट्टियां से पूरा स्टेज चेंज कर दिया वहां पे। मतलब रात में जब मैं प्रोग्राम जब शाम को मैं कर रही थी, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं ऑडिटोरियम में बैठे हैं। लग रहा था हम बाहर किसी दरिया के किनारे एक खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। तो ये मिडास टच है दोनों के पास, वो कमाल करते हैं। और ये हम सबकी, मेरी तो बहुत बड़ी खुशनसीबी रही है कि मैं उनसे जुड़ी हूँ, और नई नई चीजें वो कराते रहे। मैंने अब कितनी चीजें आपको बताऊं, जैसे वो उन्हें मालूम है कि मैं फोक, मेरा अभी भी आपने परिचय लोक गायिका के रूप में दिया। अ, ये भी एक खूबसूरत इत्तेफाक है कि अ, मुजफ्फर साहब की फिल्म में जिस तरह से अवध दिखता है, वो खास तौर पे काहे को ब्याही विदेश, खुसरो का जिस तरह इस्तेमाल हुआ है उसमें, मैं हमेशा से इसे खूब गाती थी। और जो खुसरो की फारसी की जबान अ, ब्रिज और अवध में मिलके, ब्रिजावधि से मिल करके निखरी, और जिन्होंने हल्दी, मंडप, सावन खुसरो ने एक से एक रचे, उन सभी गानों को मैं खूब गाती थी। तो एक बार मुजफ्फर साहब ने कहा कि जो हमारे यहाँ पे जो अम, सिलसिले हैं, जो हमारे यहाँ पे देवा के, और यहाँ पर इन जगहों पे जो कुछ कस्बाई भी एक से एक शायर हैं, सूफी संत हुए हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनको भी यदि आप यदि गाएं, तो उनमें उनकी जो बोली है वो देशज है, ब्रजावधी की बोली है। खड़ी खालिस हिंदी नहीं कह सकते उसको, उर्दू नहीं कह सकते, फारसी नहीं कह सकते। और जैसे उन्होंने वो दिखाया मुझे, तो मैं तो उछल पड़ी, क्योंकि मेरे मन की चीज थी। और जैसे मुझे याद है बेदम शाह वारसी साहब का कलाम था, अम, लागी नजर भरपूर निजामुद्दीन, तुमरी अटरिया आन पड़ी हूँ, बेदम निर्गुण पूर निजामुद्दीन, लागी नजरिया भरपूर। तो ये मैंने जैसे ही मैंने इसको सुना, तो मैंने कहा कि ये तो कमाल की खूबसूरत वो है, इसको तो मैं गाऊंगी। क्योंकि मेरा काम ही यही है कि जो फोक और जो डायलेक्ट्स में अलग अलग बोलियों में जो चीजें हैं, मैं उनको पेश करूं। और यदि सूफी संतों की इस तरह की चीजें मिलती हैं जो भाषा रूप से इतनी समृद्ध है, तो मैं उनको भी पेश करूं। और मैंने वो भी गाई, एक मुझे याद है, आयो बसंत नई ऋतु लागी है, आयो बसंत आलाए हैं श्याम गुहार नहीं, आयो बसंत नई ऋतु लागी हाय, आयो बसंत। तो ये जो हमने इस तरह की जो बहुत सारी चीजों को अ, उनके संग सीख करके तैयार करा, मुझे लगता है कि एक अपना भी एक मुझे लगता है कैनवस आर्टिस्ट का भी बढ़ता है। और उनके साथ तो है कि जो भी आप करिए तो आपको लगता है। और हाँ, मैंने आपको तमाम जगह बताई, मैं बताना भूल गई थी कि लंदन भी, अ, हमने जहाने खुसरो लंदन में किया था, तो लंदन भी उनके साथ में गई थी। एक मुझे याद है हजरत नसीर नियाजी जी की एक गजल थी जो उन्होंने करवाई थी। तो उसकी जो तर्ज थी, अब उन्होंने कहा, एक झलक कोई दिखा कर रह गया, एक झलक कोई दिखा कर रह गया। आपको ताज्जुब होगा कि मैं जब ये चीजें पेश करती थी, तो बहुत लोग कहते थे कि हम तो समझते थे कि आप तो सिर्फ फोक गाती हैं, आपका तो फारसी में भी कलाम बड़ा अच्छा पढ़ लेती हैं, आपका तो बड़ा अच्छा प्रोनाउंसिएशन है। तो मैंने कहा भाई, मेरी तो जो
मैंने सीखा है, अपने उस्तादों से सीखा है, तो वो गजलें गाती रही हूँ, उर्दू बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये तो एक मकसद है मेरा कि मैं माटी की चीजें और फोक ट्रेडिशन की चीजों को बाहर लाऊं, और उनमें खुसरो भी शामिल है। उनमें जैसे जो हम ये बात यहाँ पे कर रहे हैं, एक रचना मैं जरूर यहाँ पे नाम लेना चाहूंगी। उम्म, उम्म, मुझे लगता है ये भी बेदम शाह वारसी साहब का ही है। जी। तेरी सरकार है आली, मेरे हजरत मेरे वाली, तेरी सरकार है आली, मेरे हजरत मेरे वाली, बला से मरने वालों के निशान कब्र मिट जाए, ये जा मश्के पामाली, मेरे वारिस मेरे आली। तो ये जो शब्दों को समझना, उनसे उनके मायने जानकर और तब उनको पेश करना, अ, आप समझ सकते हैं। तो इसमें आर्टिस्ट खुद भी बहुत अमीर होता है, क्योंकि आप अमीर लोगों के साथ बैठेंगे तो आप कुछ ना कुछ खजाना पाएंगे सीखों का, सलाहों का। तो वो मुजफ्फर साहब तो एक गौहर है, जो गौहर खजाना है, जो गौहर बांटते चलते हैं। तो ये उनके साथ तो बहुत कमाल का। अ, लंदन जा रहे हैं तो वैसी चीजें मुझे याद है कि जयपुर जब प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने कहा कि अ, आप वहां पे क्यों नहीं मोइनुद्दीन जी की रचना सुनाती हैं। तब मैंने वहां गया। कृपा करो महाराज मोइनुद्दीन, कृपा करो महाराज। तो इस तरह से मुजफ्फर साहब चैलेंज देते रहते हैं मुझे, जोड़ते रहते हैं, और बहुत मैं भी सीखती रही हूँ आपको। जैसे मैं कमाल बताऊं कि अ, पिछले साल मुझे लगता है कि मुहर्रम के वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि आप यदि कोई चीज पेश करें, तो मैंने कहा बिल्कुल, आप मुझे बताएं। तो एक वो प्रोग्राम जैसा एक बना रहे थे, जिसमें अलग अलग सिंगर्स से उन्होंने चीजें इसमें, जो सोज है उसको पेश करने को कहा था। तो मैंने पूरा एक सोच तैयार करा और उसको पेश किया। और मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे तमाम जानने वालों ने मुझे लिख करके भेजा कि मालिनी, कमाल की बात है कि सबसे असर तुम्हारे, क्योंकि मैंने बीबी फातिमा के उनके रोने का पूरा उसमें किया था। और वो रुड़का कैसे कैसे आपने कर लिया, कैसे आप उसको, तो मैंने कही तो महसूस करने की बात है। म्यूजिक की, मौसीकी की कोई उसमें न तो उसमें कोई भेद नहीं है। एक माँ के एहसासात तो माँ के ही एहसासात है। माँ को सोज है तो वो सोज है, और वो कोई भी हो सकती है माँ। तो वो मैंने जब गाया तो मुझे अपने ऊपर भी, मुझे अच्छा लगा कि एक आर्टिस्ट को चैलेंज लेना चाहिए। और मुजफ्फर साहब में ये है कि वो मुझे रबर की तरह खींचते जाते हैं। उनकी एक और चीज, क्योंकि हम ये एक लंबा सवाल था जिसका जवाब भी बहुत बड़ा, मैं एक जरूर बताना चाहूंगी कि उनकी वजह से मेरा परिचय, जो मैंने क्योंकि हमने सुन रखा था जो ये मिरासिनों के जो गाने हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा था और सुना था। हमारी जो बड़ी ताई जी हैं वो चौक की हैं, लखनऊ की। तो वो बड़े जो गाने शादी ब्याह के गाते थे, उनके बन्ने बन्नी अलग होते थे। मतलब जो हमारे यहाँ अवध में शादी में गाए बजाए जाते, उससे उनके गाने अलग होते थे। जैसे गुलाबों के फूल बनना, बागों भलई हो गुलाबों, या जैसे फर्श मखमल में मेरे पांव बिछे जाते हैं। तो मैं कहती थी कि चच्ची ये कहाँ से गाने लाती, क्योंकि ये आम फहम गाने सुनने को नहीं मिलते। जो आपके जो गाने आपके हैं, उनमें ये एक नजाकत है, उनमें जो ये बातें हैं वो जैसे, हाँ एक मेरे नौशे को पान किया वारी, हलबली मालनिया, मेरे नौशे को पान किया वारी। तो ये सब चीजें हम लोगों ने सुन रखी थी, लेकिन ये खजाना और कैसे बढ़े। और मुजफ्फर साहब से फिर मेरी के जरिए मेरी मुलाकात सूफिया आपा से हुई, जो कि अब नहीं है। अ, तकलीफ की बात यह है, लेकिन बहुत बड़े कव्वाल लखनऊ के ही
हैदर बख्श साहब, उनकी वो बहन रही हूँ। और फिर उनको हमने घर बुलाया, फिर उनके घर मैं हुसैनाबाद गई और सीखी, क्योंकि मैंने मुजफ्फर साहब को ये करते देखा है। वो जहां भी जिसके पास कुछ खजाना है उसके दर पे खुद जाते रहे, वो खुद बैठ करके सीखते रहे और समझते रहे। मैंने उनको देवा में जो बैठ के गाते हैं कव्वाली, वहां पे 4-4 घंटे बैठ के सुनते देखा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इनके पास तो खजाना है सुफिया, आप उनसे बात करें। और मेरी बात हुई और फिर एक सिलसिला बन गया। जब तक थी सुफिया बेगम, मैंने तमाम उनसे अ, शादी के जो गाने हैं जिनमें कि सेहरे हैं, मुबारकबादियां हैं, बनरे हैं, मांझे के गाने हैं, एक से एक गाने मैंने उनसे लिए। और कुछ तो मुझे याद है कि शाद की जब शादी हुई मुजफ्फर साहब के बेटे की, तो मैंने वहां भी सुनाया। और आप इस पर भी अशरज करेंगे कि मुजफ्फर साहब ने कितना मेरे को सिखाया। और मुझे एज एन आर्टिस्ट मेरे सामने ऐसे तो चैलेंजेस रखे हैं कि मुझे याद है कि जब पटौदी साहब फौत हुए, नहीं रहे, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी मुजफ्फर साहब ने कि क्या आप सलाम पढ़ सकती हैं इस समय, आखिरी सलाम। तो मुझे नहीं मालूम था सलाम क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि जो ये आखिरी जब चलते समय जो हमारे रुखसती के समय, तो मैंने कहा बिल्कुल मैं पढ़ूंगी। और सलाम मैंने तैयार करा। और शर्मिला जी, सैफ, करीना, सब, पटौदी जी, सब लोग, शीला जी, सारे सब लोग एक से एक जहीन और सुनकार लोग बैठे थे। और वहां पे मैंने बैठकर सलाम पढ़ा उनके न रहने पर। तो ये अभी आप कहते जा रहे हो, मैंने आपको देखी कितनी चीजें बता दी हैं कि मुजफ्फर साहब सिर्फ एक फिल्म डायरेक्टर नहीं है, मेरे लिए तो किसी उस्ताद से कम नहीं है। मैंने आपको जितनी चीजें बताई, मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। सबसे बड़ी बात तो ये सीखी कि अवध को इन टोटलिटी, अवध का जो कल्चर है, अवध का जो हम बार बार कहते हैं कि अवध है क्या। हम बोलते हैं गंगा जमनी, अवध को हम बोलते हैं कि अवध में नवाबी कल्चर था। अवध में हम जब बात करते हैं तो हम तीज त्योहार की बात करते हैं, वजद अली शाह की बात करते हैं। इनमें से मैं कह सकती हूँ कि इतनी चीजों को मैंने मुजफ्फर साहब के करीब बैठ करके जाना और सीखा है। मैं तो चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को मुजफ्फर साहब शुड टेक हिमसेल्फ एज एन उस्ताद सीरियसली। ये जरूर है कि हर शागिर्द, हर आर्टिस्ट के अंदर भी शागिर्द वाला भाव होना चाहिए और सीखने का जज्बा होना चाहिए। और वो भी दिन आया कि मैंने मुजफ्फर साहब के लिए फिल्म में भी गाया। तो आई थिंक एक फैन के रूप में मैंने कभी फिल्म देखी थी उमराव जान, और गमन की गजलें गाते हुए बड़ी हुई। ये मेरा सपना था जो मेरा पूरा भी हुआ जब मैंने जानिसार के लिए गाया, मुजफ्फर साहब के लिए। उसको थोड़ा सा गुनगुना दें, क्योंकि बहुत लोग नहीं भी सुन पाए हैं, तो कई लोगों को थोड़ी जी, रुचि बढ़ेगी उस फिल्म के प्रति, उत्सुकता भी थोड़ी जगेगी। जी वो तो पुराने दौर की फिल्म है, मतलब पुराने दौर की पूरी कहानी है। हाँ हम्म। जी। बैर खाए न सुहाए, कब आई हो कलकत्ते वाले पिया हो, ये पिया। तुमको आने में, तुमको बुलाने में कई सावन बरस गए साजना। तुमको आने में, तुमको बुलाने में कई सावन बरस गए साजना। ढूंढते ढूंढते ही जमाने में कई सावन बरस गए साजना। दाग है दिल में लाखों गहरे, नयन में अपने गजरा न ठहरे। सपनों में आके मिला क्या, रुलाने में कई सावन बरस गए साजना। तुमको आने में, तुमको
बुलाने में कई सावन बरस गए साजना। वाह। जी। और एक और कमाल की बात है कि ये जो मुजफ्फर जी। साहब, हमारी जो उस्ताद में अप्पा जी आदरणीय गिरजा देवी जी, तो वो बहुत बड़ी फैन मुजफ्फर साहब की थी। तो कई बार मेरा जिक्र होता था कि भाई मैं वहां गाने जा रही हूँ मुजफ्फर साहब से, ये चीज आज ये करा, आज वो करा। तो ये तय हुआ कि कभी मुलाकात हो। एक दिन एयरपोर्ट से हम आ रहे थे, और कलकत्ता से शायद हम अप्पा जी को लेकर आ रहे थे। अप्पा जी मतलब हमारी गुरु गिरजा देवी जी, उनको लेकर आ रहे थे। तो और तभी मुजफ्फर साहब भी तो लगेज बेल्ट पे मिल गए। तो जब मुलाकात हुई तो हमारी गुरु ने कहा कि भाई, दो फिल्में पाकीज़ा और उमराव जान, ये मुझे याद नहीं वाह। मैंने कितनी कितनी बार देखी है, बहुत बहुत बार देखी। तो मुजफ्फर साहब बोले, भाई अरे। आप लोग बड़े लोग हैं, उस्ताद लोग हैं, आपने फिल्म देखी है, हमारे लिए तो यही सबसे बड़ा करम है, हमारे लिए यही सबसे बड़ा इनाम और वाहवाही और तारीफ है हमारे लिए। तो फिर ये तय हुआ कुछ साल बाद कि जब हम एक बैठक रखी जाए, मजलिस जिसमें जी। मुलाकात हो सबकी। तो दिल्ली में घर पे हमारे, जब हमारे पोस्टिंग थी अवनीश की वहां पे उस समय दिल्ली में, तो एक दिन दावत हुई गाने बजाने की। तो हमारी गुरु थी, मुजफ्फर साहब थे, मीरा जी थे, हमारे गुरु भाई थे। और जो उस दिन गाना बजाना हुआ है, और मजे की बात ये कि कुछ हम लोग गा रहे थे, आ, उसमें अप्पा जी गुरु सिखाते सिखाते उन्होंने, हम लोग जानबूझकर थोड़ा ऐसे गा रहे थे कि वो भी गा दे तक मुजफ्फर साहब भी सुन ले उनको। और फिर उन्होंने पूरा गा करके सुनाया। तो वो महफिल मैं भूलती नहीं हूँ कि दोनों की मुलाकात एक साथ हुई, और एक अवध और बनारस का इतना खूबसूरत मंजर मुलाकात का देखने को मिला। जी। मित्रों, आप देख रहे हैं कि मालिनी अवस्थी जी किस आत्मीयता के साथ ये तमाम घटनाएं हम लोगों के साथ साझा कर रही हैं। आज जब हम लोग मुजफ्फर अली जी पर एकाग्र करते हुए यहां तक पहुंच चुके हैं, मान लीजिए यह कार्यक्रम 11 तारीख से 11 अक्टूबर से चल रहा है, और 21 तारीख को उनके जन्मदिन पर उनके साथ संवाद के साथ यह एकाग्र जी। पूर्ण होगा। जी। अभी मालिनी जी ठीक ही कह रही थी कि मुजफ्फर अली सिर्फ फिल्म डायरेक्टर नहीं, वे कितनी संकल्पनाओं को साथ लेकर चलते हैं। यही सब सोचकर हमने इस एकाग्र की रूपरेखा बनाई कि कैसे उनके भीतर का जो पेंटर है, जो शुरुआत कोलकाता के दिनों से ही लंबा और बहुत ही बेचैनी के साथ पेंटिंग कर रहा है, वह पक्ष निखर कर आए, वह पक्ष लोगों तक उद्घाटित हो। तो आज वरुण चंद्रा जो हमारे एक्टर हैं और लेखक हैं, उन्होंने उस पक्ष को उभारा। ऐसे ही संगीत का पक्ष, धुन बनाने का पक्ष, या हस्तशिल्प के साथ कैसा उनका संबंध है, वे कितनी सारी चीजें खुद बनाते हैं। दलेर मेहंदी भी कल कह रहे थे कि जो उन्होंने ट्रॉफी जीती रूमी फाउंडेशन की ओर से, वह ट्रॉफी स्वयं मुजफ्फर अली के हाथों की बनाई हुई है, जिसकी चर्चा आप भी आज कर रही हैं। और साहित्य के साथ भी उनका एक गहरा जुड़ाव बिल्कुल। है, चाहे वह फैज अहमद फैज हो, शहरयार हो, बिल्कुल। और जो अपनी फिल्म है उमराव जान, वह तो एक उपन्यास, एक महत्वपूर्ण उपन्यास, एक कल्ट उपन्यास पर ही आधारित है, जिसको क्या खूबसूरती से उन्होंने सिनेमा के रजत पटल पर उकेरा है। तो ये चर्चा काफी महत्वपूर्ण है, और आज आप इसमें आई तो इससे जो आपसे जुड़ी हुई स्मृतियां आज साझा हो रही हैं, लोग उसे भी पसंद कर रहे हैं। आप ही के स्कूल की स्मिता शर्मा जी हैं, वो भी हमसे जुड़ी हुई हैं, तमाम लोग देख रहे हैं। वे लिखती हैं, आपके स्कूल की ही हैं, शी एंड माई सेल्फ participated in music competition at Yes. Gorakhnath गोरखनाथ temple टेम्पल। in 1977 perhaps। यस। यस। और वो आपकी बड़ी बहन को भी
उनकी भी चर्चा कर रही हैं। I राइट। was 1 year senior to her, Malini and her sister Malaika, Malaika Di, मल्लिका, Malika Di. मल्लिका। जी जी, Malika Di were talented even then, and I saw her in 6th class, an energetic, vibrant student who had a beautiful, buland, classical, trained voice. ऐसी और तमाम प्रतिक्रियाएं हैं, कई फरमाइश भी आ रही है। अब मैं क्या कह सकता हूँ देश और बाहर से कई लोग देख रहे हैं। मैं जालिम चोर बजनी बिछिया लाई, लखनऊ का नक्का सुनाई है तो जी नहीं, ये सब तो चीजें मैं समझ रही हूँ। बहुत पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया अस्मिता ने स्कूल का याद दिलाया। और जी देखिए, उन्होंने एक बात कही कि गोरक्षनाथ में उस समय हम लोग कंपटीशन में जाते थे। आज बहुत सारे लोग जब एक आर्टिस्ट को देखकर ताज्जुब करते हैं कि भाई आप कैसे फोक गाती हैं, आप अवधी बोल ले रही हैं, हिंदी बोलती हैं, आप उर्दू कैसे अच्छी बोल लेती हैं, फारसी में भी आप कैसे प्रोनाउंस। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, ये सब तालीम से होता है। ये जिस स्मिता जिसकी बात कर रही हैं, ये गोरक्षनाथ पीठ में गोरखपुर में हम लोग पढ़े। और देखिए, कॉन्वेंट स्कूल था और गोरक्षनाथ पीठ में हर वर्ष हम लोग संस्कृत प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जाते थे और मैं हर साल ट्रॉफी लेके आती थी। उससे संस्कृत के प्रति मेरा ऐसा लगाव बढ़ा कि ग्रेजुएशन तक, बीए तक मेरे पास संस्कृत साहित्य विषय रहा। वही कारण है कि भारत को जो दृष्टि भारत देखने की संस्कृत की वजह से मेरी हुई। मैंने लोक गायन को चुना कि लोक संस्कृति के माध्यम से मैं वो दृष्टि नई पीढ़ी को दिखा सकूं, दे सकूं। इसी तरह जो हमारे उस्ताद थे आकाशवाणी में, शुजात हुसैन खान साहब, राहत अली खान साहब, वे, मैं 10 साल की थी, वो अपने हाथ से जब गजल लिखते थे, क्योंकि मैं तो लिख भी नहीं पाती थी उस समय उतनी जल्दी और उतना साफ, तो वो नुक्ता लगा देते थे कि कैसे प्रोनाउंसिएशन होगा, किस ढंग से इसको पढ़ना है, कैसे इसको गाना है। तो ये गुरुओं का, उस्तादों का कमाल होता है। और जिसके भीतर भी सीखने का जज्बा है, जैसे हम जब आपको बता रहे हैं मुजफ्फर साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मैं आई वॉज बियॉन्ड 40, लेकिन मुजफ्फर साहब को मैं हमेशा ये मानती थी कि वो हर बात जो कह रहे हैं उसको उसको पढ़ना, उसको समझना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या वो अ, इशारा क्या करना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक गजल थी, पर्दे उठे हुए हैं, की नजर इधर भी है। ये जब धर हम लोग को धुन बुनाई, तो जब गाना गा रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई नजर इधर भी है, तो धुन भी इधर भी है। ये इधर नहीं हो सकता, इधर ही होगा। यानी जैसे शायर कह रहा है, म्यूजिकली इट हैज टू गो देयर। पर्दे उठे तो उठे, उठे नहीं उठे। ये जो चीजें हैं, एक्सप्रेशंस के हैं, बोलने का लहजा है। मैं तो बार बार कहती हूँ कि कोई सिर्फ जादू नहीं था कि उमराव जान की वजह से रेखा जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उमराव जान की वजह से आशा भोसले जी, जो कि हमेशा से एक असाधारण विलक्षण गायिका थी, फर्स्ट नेशनल अवार्ड उनको उमराव जान में ही मिला। बेस्ट फिल्म उमराव जान बनती। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि खयाम साहब हमेशा से बहुत अच्छे थे, आशा जी हमेशा से बहुत अच्छी थी, रेखा वॉज ऑलवेज गुड, लेकिन मुजफ्फर अली साहब का जो टच है, उसने मेरे ख्याल में कितनों को गढ़ा है, कितनों को बदला है। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि मुजफ्फर साहब ने ही बताया था कि ये हम लोग रिहर्सल्स करते हैं तो उस बातचीत के दौरान की बात है कि आशा जी ने जब वो गजल गाई थी, इन आंखों की मस्ती के, तो उन्होंने कहा वो आशा जी का जो नेचुरल स्केल है उससे नीचे था। तो मुजफ्फर साहब ने वो गा तो गई, और खयाम साहब ने धुन भी इतनी खूबसूरत बनाई। मुजफ्फर साहब ने उनको इसरार किया कि आप स्केल थोड़ा नीचे करें, क्योंकि हम थोड़ा हस्क चाहते हैं, आवाज क्योंकि थोड़ी भारी बुलंदी नीचे की। आशा जी वॉज नॉट कीन, लेकिन मुजफ्फर साहब अड़े रहे, जैसे कि वो अड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो चाहिए वो चाहिए। और फिर आप देखिए कि करिश्मा की क्या अलग टोन, अलग
चीज पूरी गजलों की निकल करके आई। वाह। दूसरा, मैं यहाँ पर एक आपको बताना चाहूंगी लोगों को कि हरिहरन जी को फिल्मों में लॉन्च करना, छाया गांगुली जी को, सुरेश वाडेकर जी को, सीने में जलन आंखों में तूफान सा मुजफ्फर साहब हैं। जयदेव जी से बैठ करके धुन बनवाना, या वो अजीब सा नेहा मुझ पर गुजर गया यारों। हीरा देवी मिश्रा जी भी, जो काशी की इतनी बड़ी गायिका थी, उनको मुजफ्फर साहब ने यूज किया। रस के भरे तोरे नैन। तो मुझे लगता है कि फिल्म मेकर तो हैं, लेकिन म्यूजिक की जैसी मालूमात, जैसी गहराई, जैसी जानकारी उनकी है, वो अद्भुत है। आई थिंक इट स्टिल नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड। मेरे को तो ये मेरा नसीब है कि मैं उनसे जुड़ी हूँ, और उनसे सीखने का जब मौका मिलता है। और मैं ये लोगों को कहना चाहूंगी कि ही इज अ ट्रू आर्टिस्ट। वो कभी अपनी तारीफ नहीं करते, तो तारीफ छोड़िए, वो अपने बारे में कुछ नहीं बोलते। वो पर्दे के पीछे रहकर काम करने वालों में से, खामोशी से काम करने वालों में से हैं। और एक चीज जो उनसे और सीखी, कि अपनी विरासत, अपनी धरोहर को जिस तरह उन्होंने बचा के संजो कर रखा है, ये कम लोग, आप उनके घरों में जाए, वो पूरा घर उनका चलता फिरता म्यूजियम है। चाहे वो उनका दिल्ली का हो, ग्वालटोली वाला हो, या लखनऊ वाला हो, या उनका कोटवारा अपना घर हो। अ, हम लोग के सामने मिसालें हैं जहाँ पे लोगों ने सब अपने बाप दादाओं की चीजों को खो दिया, अ, ये सोच करके वो कर दिया कि अब आजकल कौन देखता पढ़ता है। लेकिन मुजफ्फर साहब ने अपने संग हिंदुस्तान के इतिहास और पूरे अदब कल्चर को जिंदा रखा है। वो खुद एक जीती जागते, ही हिमसेल्फ इज कल्चर पर्सोनिफाइड, आई कैन से। सो आई विश हिम अ ग्रेट हैप्पी बर्थडे। और खूब हमेशा सेहतमंद रहे, और हमेशा ऐसे ही अ, अवध की खुशबू को और प्यार की खुशबू को फिर महकाते रहे। यही मेरी दुआ है, यही मेरी आरजू। जी मित्रों, हम लोग कार्यक्रम के उत्तरार्ध में आ चुके हैं, और जब आज के इस संवाद पर कार्ड बनाने की बात चली और क्या टाइटल रखा जाए मालिनी अवस्थी जी के संवाद का, तो इन्होंने क्या खूबसूरत टाइटल सुझाया, जो अमीर खुसरो जी की जो रचना है, हर बात है रिंदाना। जो, जी, और इसको हमने फिर मुजफ्फर अली जी के साथ जोड़ा कि उनकी भी हर बात में किस तरह से एक अलमस्ती है, किस तरह की बिल्कुल। अपनी एक सूफियाना उसका एक मिजाज है। तो हर हर्फ है सरमस्ती, हर हर बात है बात रिंदाना, है, छाई है मेरे दिल पर वो नरगिस वो से नफीस से मस्ताना। मुझका। तो जाते जाते मालिनी जी कृपया इसको गुनगुना दें, और मैंने तमाम आपने शायद साथीगण जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अर्पण जी, इसका मतलब ये है कि आपने ध्यान से सुना ही नहीं, क्योंकि मैंने आगाज ही इसी से किया था। सबसे पहले मैंने यही सुनाया था, आपने हाँ सुना जी नहीं। जी, जी तो जी मैंने शुद्ध जी रिंदाना से ही शुरुआत की थी। जी लेकिन जी, जाते जाते कोई और सुना लीजिए। मैं सिर्फ एक शेर पढ़ रही हूँ, जो मुझे अम, फैसले सारे हैं उसके हमारी बाबतें, अपने इख्तियार में तो बस इतना, उसके असर में रहना, उसके असर में रहना। पर्दे उठे हुए भी उनकी इधर नजर भी है,
बढ़कर मुकद्दर आज़मा, सर है संगे दर भी है, पर्दे उठे हुए भी हैं। अब ना वो शाम शाम है, अपनी ना वो सहर सहर, होने को यूं तो यूं रोज ही शाम भी है, सहर भी है, बढ़कर मुकद्दर आज़मा, सर है संगे दर भी है, पर्दे उठे हुए हैं। और मेरे लिए सबसे खुशनसीबी का मौका तब रहा है जब मुजफ्फर साहब ने मुझे काहे को ब्याही विदेश गाने के लिए जहाने खुसरो में कहा, जो जगजीत कौर जी ने कयाम साहब की जो बेगम थी वो जी। इतना कमाल गा चुकी थी, और तब मैंने पेश किया उसकी दो पंक्ति, क्योंकि मैं देख रही हूँ चैट्स में लगातार उसकी फरमाइश आ रही हाँ, है। काफी इतनी जी, फरमाइशें हैं कि वो और फिर। मैंने सब देखी, लेकिन इस समय मैं वही फरमाइशों पर ध्यान दे रही हूँ जो मुजफ्फर अली साहब जी से ताल्लुक रखती हैं। जी। जी। काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोहे, काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोहे, काहे को ब्याही विदेश, हम तो बाबुले तोरे बगिया की कलिया, हम तो बाबुले तोरे बगिया की कलिया, अरे घर घर मांगी जाए, अरे लखिया बाबुल मोहे, काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोहे, काहे को ब्याही विदेश। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। और मित्रों, काफी अच्छा लगा कि आज मालिनी जी आई, और जिस तरह से हमने कहा वो एक अधूरा परिचय ही है कि लोक गायिका, वह एक इनका एक प्रमुख तेवर तो है, मगर वह अकेला नहीं है। गजल और तमाम सूफियाना कलाम, इन सब चीजों में इनकी अपनी एक दखल है। और जब मुजफ्फर अली जी के साथ दोनों मिलते हैं, मालिनी जी और मुजफ्फर जी, तो और कई खूबसूरत चीजें भी निकल कर आती हैं। मुझे लगता है कि यह किसी शख्सियत का एक बड़ा योगदान है कि वह उससे उन चीजों को भी उससे गवाए जिसमें कहीं ना कहीं जिससे वे अब तक बचे हुए थे। तो मालिनी अवस्थी जी के जीवन में मुजफ्फर जी का इस तरह से आना, और ये तमाम कलामों को जिस तरह से मालिनी जी अलग अलग जगहों पर देश में और विदेश में गाती रही हैं, यह अपने आप में एक ऐसी जुगलबंदी है जिसके कारण हम लोग गीत संगीत की इस प्रचुरता को समझ सकते हैं, इससे आनंदित हो सकते हैं। तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं, कई तरह की फरमाइशें आई मित्रों। यह आप सभी का स्नेह है एक कलाकार के प्रति, और मालिनी जी को हम आगे भी कभी न कभी मतलब इस तरह से जरूर, मौका आएगा कि जब वे आएंगी बिल्कुल। और हम पुनः किसी और विषय पर कुछ और कलामों के साथ इन्हें वापस सुनेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया मालिनी जी कि आप आई और इस एकाग्र में शामिल होकर हमें इन पक्षों से रूबरू कराया। शुक्रिया। एक बार और तमाम चलते मित्रों चलते का बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी बधाई, और हृदय से बहुत 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 जनधन की ढेरों अशेष बधाई देती हूँ मुजफ्फर साहब को। जी और जी उनकी जो ताकत है, मीरा जी, उनका यहाँ पर जिक्र जरूर होना चाहिए, क्योंकि जी मुजफ्फर साहब जैसे हैं, वो जो खुशबू की तरह महक रहे हैं, तो उस महक को फैलने में बहुत बड़ा योगदान मीरा जी का है, जो कि एकदम उनका कवच बन करके उनके साथ रहती, कि दोनों मिलकर के दो हैं ही नहीं, एक है। तो उनको भी बिल्कुल बहुत बहुत सही कह रही धन्यवाद हैं। दीजिए। और कल खुशी की बात है कि कल आबिदा परवीन जी और मीरा अली वाह दोनों आ रही है, और वाह वाह, हमारे क्या फिल्म बात। डायरेक्टर गौतम घोष भी संभवतः वाह, जोड़ने की कोशिश करेंगे। वे यात्रा में हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि वे भी जुड़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मालिनी शुक्रिया, जी थैंक और यू, तमाम धन्यवाद। मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जिनकी लगातार हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। शुक्रिया। थैंक शुभ रात्रि। यू, धन्यवाद।